गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अभिनव कुमार पांडे। आज तो मैंने ऐसी कोई क्रीम वगैरह तो लगाई नहीं। अभिनव कुमार पांडे कह रहे हैं सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वही मैंने कहा, रोज जैसे आता हूँ वैसे ही हूँ, बस आपकी नजरों का कमाल है कि आज आप बहुत प्यार से मुझे देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने जीएम क्रॉप्स के बारे में देखा था, जीएम फसल के बारे में देखा था, कई तरीके की फसलों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और आज थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे। एक टर्म होता है उसे बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच। तो बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, फिर फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, उन सबको पर बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर हम ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। गुड मॉर्निंग बहुत हो गई, गुड मॉर्निंग तो हो ही रही है। तो मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है। तो अगर कोई भी प्लांट है बच्चों, थैंक यू नितिका। तो अगर कोई प्लांट है बच्चों, अगर हम किसी भी तरह से किसी भी प्लांट के अंदर, चाहे हम किसी वैज्ञानिक तरीके को अपनाएं, कोई भी वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, वैज्ञानिक तकनीक अपनाएं, किसी भी वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो, या फिर हम पौधों में और भी कोई तकनीक अपनाएं, कोई पारंपरिक विधि अपनाएं, कोई पारंपरिक तकनीक अपनाएं। तो किसी भी वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर, वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर, अगर हम अपने पौधों के अंदर, ठीक है, अपने पौधों के अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर दें जिससे इसकी पोषक क्षमता, जिससे इसकी पोषक क्षमता यानी न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए, पोषक क्षमता इस पौधे की, इस फसल की बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए। तो इस इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे समझो इस बात को, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, हमने एक एग्जाम्पल अगर हम दे दें, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, हमने क्या किया, एक प्लांट की न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। यानी कि चावल के अंदर हम लोगों ने बीटा कैरोटीन के जीन को ऐड कर दिया।
तो हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरण करके चावल के अंदर बीटा कैरोटीन के जीन को ऐड कर दिया, जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि हमें एक ऐसा चावल प्राप्त हुआ जिसके अंदर विटामिन डी भी अवेलेबल है, यानी विटामिन डी की मतलब ऐसा चावल हमें मिला जिससे कि हमारी विटामिन ए की जो कमी है, विटामिन ए की जो कमी है, अगर हम इस ऐसे चावल को खाएंगे तो की कमी को पूरा किया जा सकता है, कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था। तो जो गोल्डन राइस हम लोगों ने देखा था, यानी चावल के अंदर हमने बीटा कैरोटीन के जीन को ऐड कर दिया और एक नई चीज बना दी, गोल्डन राइस बना दिया, ठीक है, जिससे कि हम ऐसे राइस को अगर हम खाएंगे तो उसकी हमारे शरीर की विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से आपका जो है वो बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन कहलाएगा। या मान लीजिए बच्चों हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें नहीं बनाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं अपने खेतों में, समझिएगा ये सिर्फ ये इसी से नहीं होगा, मैंने क्या बताया, सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नहीं, यानी किसी भी वैज्ञानिक तकनीक या किसी भी पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके, किसी भी वैज्ञानिक तकनीक या किसी भी पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी खेत है तो उस खेत में हमने ऐसी खाद मिला दी जिससे उस पौधे की जो पोषक क्षमता है, मान लीजिए कि ऐसी कोई खाद मिला दी जिसमें आयरन ज्यादा था, तो इससे क्या हुआ कि हम इस पौधे में आयरन पहुंच गया और इस पौधे को जब हमने खाया तो आयरन की कमी को, हमारे शरीर की आयरन की कमी पूरी की जा सकी, ठीक है, पूरी की जा सकी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें जैसे कि हमने गोल्डन राइस में किया था, और चाहे हम कोई ऐसी खाद डाल दें जिससे कि हमारे पौधों के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाए और जब हम उस पौधे को खाएं तो हमारी आयरन की कमी को पूरा किया जा सके, मतलब हम पौधे खा लें हमारे शरीर की आयरन की कमी पूरी हो जाए, तो ये भी क्या कहलाएगा, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाएगा या जैव संवर्धन कहलाएगा। तो ध्यान से समझिए बच्चों, मैंने क्या बताया, किसी वैज्ञानिक तकनीक या किसी पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके जब हम किसी पौधे की पोषक क्षमता को बढ़ा देते हैं, फिर से समझ लीजिए, ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, चाहे किसी वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने किया था कल, आनुवांशिक रूप से रूपांतरण किया था, या किसी पारंपरिक तकनीक जैसे खाद वगैरह का उपयोग करें, उसका उपयोग करके अगर हम किसी पौधे की पोषक क्षमता को बढ़ा दें, उसके अंदर विटामिन को बढ़ा दें, उसके अंदर आयरन को बढ़ा दें, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन के नाम से जानेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर पूछा जाए कि जैव संवर्धन क्या होता है, जैव संवर्धन क्या होता है, तो यह आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि जैव संवर्धन क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन आखिर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मुझे लगता है यहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा, चाहे हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करें चाहे पारंपरिक। अब ये मत आप पूछेगा कि सर सब जेनेटिक मॉडिफाई करेंगे या जो है वो जीएम क्रॉप कहलाएंगी, नहीं बेटा, सब जीएम क्रॉप नहीं कहलाएंगी। जीएम क्रॉप वो कहलाती हैं जिसमें हम जीनों में चेंज करते हैं, जीनों में बदलाव करते हैं। तो हमने गोल्डन राइस में तो जीनों में बदलाव किया, लेकिन खाद देने से जीन नहीं बदलते हैं, बस उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी होती है, पोषक क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। तो चाहे वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें चाहे पारंपरिक तकनीक का उपयोग करें, अगर हमारे पौधे की पोषक क्षमता बढ़ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो भारत में बायो फोर्टिफिकेशन जो तकनीक है उसकी मदद से बहुत सारे पौधे, बहुत सारी फसलें हमारी उगाई जा रही हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, कुटकी है, मसूर है, सरसों है, अलसी है, ठीक है, अलसी है, सोयाबीन है, ये असली नहीं अलसी होता है, ठीक है, तो ये अलसी है, ठीक है, सोयाबीन है, मूंगफली है, और बागवानी फसलों को जैव संवर्धित किस्में विकसित की गई हैं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य फसलों को उनके पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए
उगाया जाता है। तो भारत में ये सारी की सारी फसलों को बायो फोर्टिफाइड किया गया है, लेकिन ज्यादातर पारंपरिक विधि से किया गया है। हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया है, हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया है। हमने जो भी बायो फोर्टिफाइड फसलें बनाई हैं वो ज्यादातर कैसी हैं, वो ज्यादातर जो है पारंपरिक विधियों से, यानी खाद वगैरह में बदलाव करके हमने तैयार किया है। उसमें किसी तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में बात की जाए तो विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों और मूंगफली की 17 बायोफॉर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यानी कि 17 नई फसलें जो है वो बायोफॉर्टिफाइड फसलें जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। तो बच्चों, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बायोफोर्टिफाइड फसलें क्या होती हैं। मुझे लगता है यहां पे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बिल्कुल बात क्लियर है? वेरी गुड। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसको उतार लीजिएगा। हेलो। हाँ। नहीं, अगर पेस्टिसाइड जो डालते हैं प्राची, पेस्टिसाइड से हम कीड़ों को वहां के मारते हैं, लेकिन उस फसल के जो पोषक क्षमता है उसके अंदर कोई विटामिन या कोई मिनरल्स वगैरह की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अगर आप पेस्टिसाइड डालेंगे तो वो बायोफोर्टिफिकेशन नहीं कहलाएगा। अगर आप कोई ऐसी खाद डाल दें जिससे आपके खाने, आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ जाए, यानी कि उसके अंदर कोई आयरन या उसके अंदर विटामिन या उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, तो हाँ, तो वो बायोफोर्टिफाइड कहलाएगा। बिल्कुल समीक्षा सक्सेना। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। पूजा दुबे, अभी मैं बोलूंगा तो फिर तुम लोग नाराज हो जाओगे ना, कि बहुत आप जो हैं वो ईगोइस्ट हैं और आप बहुत घमंडी हैं और पता नहीं क्या क्या बदतमीजी से बात करने लगोगे। कम से कम 5 बार बताया है, अगर 5 बार बताने के बाद भी मतलब आप जैसे लोग जो है इंतजार करते रहते हैं कि चलो 5 बार तो बताया, हम नहीं समझेंगे, छठी बार तो मैं मेरे लिए पर्सनल बताएंगे ना। ठीक है, तो छठी बार आप अपनी तरफ से डिमांड करती हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, 5 तो आम जनता के लिए, ये जो आम जनता है, ये गरीब जनता है, इसके लिए बता रहे हैं, हमारे लिए तो अलग से बताएंगे ना सर। ठीक है, तो अब ये बात समझ, कम से कम बता दीजिए जितने भी बच्चे हैं, ये बहुत ही उससे बताएं कि कम से कम 4 से 5 बार मैंने उस चीज को रिवाइज, और आप रिकॉर्ड में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, रबीना कुमारी भी आ गई हैं। और फिर बाद में इल्जाम तुम अपने, 5 बार बताने के बाद अगर तुम कह दो कि नहीं साहब नहीं, जो है वो फिर से एक बार बता दीजिए, तो उस वक्त मेरा पेशेंस लेवल कितना होता है, फिर भी मैं मुस्कुरा के बात करता हूं, और बाद में तुम लोग बदतमीजी करते हो। पैदावार ज्यादा हो ना हो प्राची, फसलों में, ठीक है, पैदावार हो ना हो, आपके न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, यानी कि पोषक पदार्थ जो है आपके खाने में, आपको कुछ विशेष प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, कोई विशेष प्रोटीन मिल जाए, कोई विशेष मिनरल मिल जाए, कोई विशेष खनिज पदार्थ मिल जाए। ठीक है, तो वो होता है, तब होता है बायोफोर्टिफिकेशन। आपकी फसल ज्यादा उग रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए इसे।
ये वाला भी नोट कर लीजिए। रागी छोटी छोटी दाने जैसे कि आपका जो है सरसों होती है, वैसे ही एक अनाज होता है। हो गया बच्चों, इसे नोट कर लिया। यहां पर इसको भी ऐसे बना लीजिए जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, हाँ, चलो इसको भी ऐसे निकाल दीजिए। देखिए, जो रबीना कुमारी थी, पूजा कुमारी थी, ठीक है, पूजा दुबे थी शायद, ठीक है, या रबीना कुमारी थी, और ऐसे बहुत सारे लोग जो बोल नहीं पाए, जो मनी मन मुझे भला भरा भला बुरा कह रहे होंगे, उनके लिए स्पेशली फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, आप भला बुरा कहते रहे, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। इधर देखिएगा, कोई भी वैज्ञानिक तरीका आप हम अपना लें, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कल हम लोगों ने जीनों में बदलाव करके चावल के अंदर बीटा कैरोटीन के जीन डाल दिए थे, गोल्डन राइस बनाया था, जिससे हमारे शरीर में चावल खाने की वजह से विटामिन ए की कमी भी पूरी हो गई। तो चाहे हम वैज्ञानिक तकनीक अपना लें या पारंपरिक तकनीक अपना लें, जैसे खाद डालने खेतों के अंदर, और खादों की ऐसी खाद डालें जिससे कि हमारे पौधों में पौधों में आयरन की मात्रा बढ़ जाए, और जब हम पौधे को खाएं तो हमारे शरीर की आयरन की कमी दूर हो जाए। तो चाहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें यानी वैज्ञानिक तकनीक अपनाएं, चाहे खाद जैसी पारंपरिक तकनीक अपनाएं, इन सारी तकनीकों का प्रयोग करके अगर हम पौधों के अंदर पोषक क्षमता बढ़ा दें, यानी कि पोषक क्षमता का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, इसके अंदर विटामिन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, इसके अंदर जो है वो फैट की मात्रा बढ़ जाए, इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाए, यानी इसकी ये सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं, इनकी मात्रा जो है, या मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाए, खनिज पदार्थों की मात्रा जिसे हम लोग कह सकते हैं, यानी खनिजों की मात्रा बढ़ जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब यह है कि हम ऐसा पौधा हम इस सारी तकनीकों का उपयोग करके कुछ ऐसा पौधा उत्पन्न करें जिसमें हमें बहुत अच्छी पोषक क्षमता मिले, बहुत अच्छे पोषण हमें मिल पाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसे इसे बना लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब हो सकता है कि तैयार हो गया होगा। समझ में आया कि छठी सातवीं बार बताऊं?
नहीं ऐसा, नहीं ऐसा नहीं है वासुदेव। अगर आपको दोबारा पौधा बोना पड़ेगा तो आपको फिर से आपको खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो हो ही गया ना आपका, उसने यूटिलाइज कर लिया आपके पौधे ने। बिल्कुल, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद भी अंशिका, ये जो क्लासेस हैं इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास अवेलेबल रहेगी जब तक कि आप आईएएस ना बन जाएं। मतलब डेफिनेटली हम यही उम्मीद करते हैं ना कि अगर आपने 2026 का बैच लिया है तो 2026 27 तक आप बन ही जाएंगी, तब तक रहेंगी। हाँ, पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जय तनु, आपने बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, संवर्धन है। नोट कर लिया बच्चों? हाँ। अब बच्चों, हम्म, अब अगर बात करें, आगे की बात करें, बायो फोर्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया। एक टर्म होता है बच्चों, उसे हम लोग यहीं पर इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी खाना है, ठीक है, खाना है, और मान लीजिए एक गिलास दूध है, ये मान लीजिए आपके घर में एक गिलास दूध है, अच्छे तरह समझिएगा। अगर आपके घर में एक दूध का ग्लास रखा हुआ है और ये नॉर्मल है, कोई ऐसा खास इसमें कोई ऐसा नहीं, नॉर्मल गाय या भैंस का दूध है, कोई ऐसा खास इसमें चेंजेस नहीं है। अब आपने सोचा कि यार ये तो नॉर्मल दूध है, तो हम लोग इसके अंदर कोई टॉनिक मिला दें या कोई भी ऐसा चीज मिला दें जिससे इसकी पोषक मात्रा बढ़ जाए। मतलब कि आप इसे समझें कि मैंने इसके अंदर मान लो क्या डाल दिया, जैसे आप लोग सुनते थे ना, हॉर्लिक्स डाल दिया, ठीक है, हमने बॉर्नवीटा डाल दिया, हमने कोई जो है प्रोटीन पाउडर डाल दिया। तो अगर बच्चों इसके अंदर मान लो हमने कोई प्रोटीन पाउडर डाल दिया, ठीक है, प्रोटीन पाउडर डाल दिया बाहर से, और ये दूध नॉर्मल दूध था, कोई ऐसा नॉर्मल मतलब ऐसा दूध नहीं था, नॉर्मल दूध था, और इसमें हमने प्रोटीन पाउडर डाल दिया, हॉर्लिक्स डाल दिया, हमने जो है प्रोटीन एक्स डाल दिया, कोई भी ऐसा चीज आपने डाल दिया, इससे क्या होगा, इस दूध की पोषक यानी इस भोजन की पोषक क्षमता, ये जो भोजन है ना ये आपका, तो इस भोजन की पोषक क्षमता बढ़ जाए, इस भोजन की पोषक क्षमता क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए। तो इसे बच्चों क्या बोलेंगे, हमने वहां पर क्या किया था कि जो सोर्स था यानी पौधों की पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए हमने तकनीक का उपयोग किया था, तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, जैव संवर्धन कहते हैं। लेकिन उसी जगह पर आपके पास खाना है, आपके पास भोजन है, नॉर्मल सा भोजन है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई पोषक पदार्थों को की मिलावट कर दी, प्रोटीन पाउडर मिला दिया, विटामिन मिला दिए, कुछ ऐसा मिला दिया जिससे कि आपके उस खाने की पोषक क्षमता, आपके भोजन की पोषक क्षमता बढ़ जाए, आपके भोजन की पोषक क्षमता अगर बढ़ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन नहीं कहेंगे, बल्कि इसे बोलेंगे फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि इसे बोलेंगे खाद्य संवर्धन। क्या बोला जाएगा, इसे खाद्य संवर्धन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इसे कहा जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये मतलब एक टर्म था जिसको मैंने सोचा आपको बता दूं कि खाद्य संवर्धन नाम का भी एक टर्म होता है। इसी भी समझ लीजिए कि अगर हमने फिर से ये दोबारा बता रहा हूं, खाद्य संवर्धन क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, हमारा दूध है या हमारा कोई भोजन है, उसमें कोई आपने विशेष प्रोटीन पाउडर मिला दिया, आपने कोई विशेष विटामिन मिला दिया, कोई आपने विशेष मिनरल मिला दिया, और इसके बाद क्या हो जाए, इसकी पोषक क्षमता, भोजन की पोषक क्षमता बढ़ जाए, यानी इस खाने को खाने के बाद आपको जो है अच्छा ऊर्जा मिले, अच्छा जो है प्रोटीन मिल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहेंगे या खाद्य संवर्धन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या था, हमने सोर्सी बेहतर कर दिया था, यहां पे जो है स्रोत ही बेहतर कर दिया, मतलब दाल उग रही है, आपका गेहूं उग रहा है, उसी को बेहतर कर दिया था। दाल गेहूं हमने नॉर्मल ली, लेकिन उसके अंदर हमने कोई प्रोटीन पाउडर मिला दिया, कोई विटामिन मिला दिया, और उसके बाद उसमें जो है वो पोषक क्षमता बढ़ गई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन की पोषक क्षमता बढ़ गई, तो इसे खाद्य संवर्धन या फूड फोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है,
अगर तो ये फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मुझे लगता है फूड फोर्टिफिकेशन यानी खाद्य संवर्धन भी क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ, वे प्रोटीन, क्रेटिनिन या सबको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभिनव कुमार पांडे, बिल्कुल हो सकता है। तो आप कभी नहीं भूलोगे, जल्दी बताओ कि फूड फोर्टिफिकेशन या आपका खाद्य ये आपका जैव संवर्धन और फूड फोर्टिफिकेशन जैसी चीज अब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। शाबाश शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभिनव शर्मा, आप अंतर बताइए क्या है। बहुत बढ़िया कोमल यादव, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, यही मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे पढ़ा दीजिए। हमेशा याद रखने ना, माता पिता होते हैं तो माता पिता को सबसे बड़ी खुशी मिलती है उनका बच्चा जब उनसे भी आगे पहुंच जाता है, और एक टीचर को भी सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब उनका बच्चा उनके स्टेटस से भी आगे पहुंच जाता है। क्योंकि माँ बाप और टीचर ही एक ऐसी कह सकते हैं पदवी होती हैं जो कभी भी अपने जो जूनियर्स होते हैं या अपने बच्चे होते हैं तो उनसे कोई कंपटीशन नहीं रखता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे पढ़ाए बच्चे बहुत आगे जाएं, मैं जहां पर हूं उससे बहुत आगे चले जाएं। माँ बाप भी ऐसे ही चाहते हैं। इसीलिए बड़ा उच्च स्थान जो है वो टीचर्स को दिया गया है, हमारे शास्त्रों में, हमारे बुक्स में, हमारे कल्चर में बहुत दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब वह बात अलग है कि अब वो रिलेशन नहीं बचा, वो संबंध नहीं बचे। तो लेकिन ये यही होता है, तो अगर आप मुझे पढ़ा देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बच्चों। हाँ, तो ये हो गया। अभिनव शर्मा, हाँ, एक गाय ले ली। अब ध्यान से समझ, इसको इसको एक एग्जांपल से सुना बता देता हूँ। कह रहे हैं हमको, मतलब सबको समझ में आ गया है, लेकिन अब भाई ठीक है, अभिनव भाई हैं, अलग इनका वो है। एक गाय ली और गाय को खूब अच्छा चारा खिलाया, खूब अच्छा चारा खिलाया, बढ़िया वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला। ठीक है, बढ़िया, उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ, उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट अच्छा था, प्रोटीन अच्छा था, फूड अच्छा था। ठीक है, मतलब खूब बढ़िया चारा इस हमने अपनी गाय को खिलाया। जब गाय को हम अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे, तो इसके इसके बाद जो गाय दूध देगी, डेफिनेटली जब गाय स्वस्थ होगी, ठीक है, जब आपने उसको अच्छा चारा खिलाया गाय को, तो गाय स्वस्थ होगी, और अगर गाय स्वस्थ होगी तो भाई जो भी चारा के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होंगे, पोषक पदार्थ होंगे, वो सब गाय के अंदर ही तो जाएंगे। तो गाय स्वस्थ होगी, गाय के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होंगे, सारे पोषक पदार्थ होंगे, तो गाय जो दूध दोगी, उस दूध देगी, उसमें बढ़िया न्यूट्रिएंट आएंगे। यानी कि ये जो गाय का दूध मिलेगा, इस गाय का दूध जो मिलेगा, जो ये गाय है जिसको हमने खूब अच्छे अच्छे चारे और इसकी खूब अच्छे से देखभाल करी है, तो इसका जो दूध मिलेगा उसमें ऑलरेडी पोषक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि जैव संवर्धन। यानी हमने सोर्स में ही, इस सोर्स को ही इतना अच्छा कर दिया, जो स्रोत है हमारे भोजन का, जो स्रोत है वही इतना अच्छा था कि उसने जो भी उत्पादित किया वो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा पोषक पदार्थों से भरा हुआ था। ठीक है,
तो ये होगा बायोफोर्टिफिकेशन, जैव संवर्धन। उसी जगह पर गाय को हम नॉर्मल रूप में लेते हैं, नॉर्मल चारा खिलाते हैं, नॉर्मल चारा खिलाते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं, सड़क पर टहल रही है वो, इधर उधर सब खा पी रही, कोई दिक्कत नहीं। शाम को उसका दूध निकाल लिया हमने, शाम को उसका दूध निकाल दिया, तो अब अगर वो सड़क पर ही घूम फिर के खा रही है, कोई अच्छा उसको आपने चारा नहीं दिया, नॉर्मल चीजें रखी उसको, ठीक है, तो क्या होगा, उसका दूध क्या होगा, नॉर्मल होगा, जैसे होता है, बिल्कुल कम न्यूट्रिएंट वाला, ठीक है, बहुत ही कम उसके अंदर जो है पोषक पदार्थ होंगे, क्योंकि उसको आपने अच्छा चारा तो नहीं दिया, यानी सोर्स में कोई आपने चीजें चेंज नहीं की, तो आपने शाम को उसका दूध निकाल लिया। अब इस दूध में डेफिनेटली आप जान रहे हैं कि कोई खास न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, खास इसकी पोषक मात्रा जो है उतनी बेहतर नहीं होगी, ठीक है, इसके पोषक क्षमता जो है ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमने गाय गाय को कोई अच्छा ऐसा कुछ दिया नहीं। अब आपने इसकी पोषक, ये जो दूध प्राप्त किया इस गाय से, इसकी पोषक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें जो है वो आपने बॉर्नवीटा मिला दिया। बॉर्नवीटा तो समझते होंगे ना, उसमें टॉनिक एक वो आती है, पाउडर आता है जिसको मिलाने पर उसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट व्यूट्रिएंट होते हैं, या आपने इसमें कोई प्रोटीन मिला लिया, वे प्रोटीन मिला लिया या कोई और प्रोटीन मिला दिया, आपने इसके अंदर काजू बादाम मिला लिया, ठीक है, कुछ मिला दिया। इससे क्या हुआ, जो आपने ये भोजन किया, इससे आपको वो न्यूट्रिएंट मिल गया जो कि नॉर्मल दूध में नहीं मिलता, यानी दूध तो नॉर्मल था, लेकिन आपने बाहर से प्रोटीन वोटीन मिलाकर इसको बढ़िया कर लिया, तो ये कहलाएगा फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि खाद्य संवर्धन कहलाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सोर्स में ही बदलाव कर देते हैं, स्रोत में ही बदलाव कर देते हैं, ठीक है, स्रोत, फिर बाद में हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, हम बस उसको उठाएं, दूध लिया और पी गए, बढ़िया, हमें सारा पोषक पदार्थ मिल गया। यहां पर क्या है कि आपने गाय से दूध लिया, निकाला, लेकिन उस दूध के अंदर फिर आपने बहुत सारा प्रोटीन वगैरह मिलाकर उसकी न्यूट्रिएंट क्षमता बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन और ये हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन। होप कि, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस एग्जाम्पल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इससे सरल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अब इस एग्जाम्पल के बाद तो 0.0001% का भी डाउट नहीं होगा। हाँ, अगर आप मुझे छेड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमें हमारे पेशेंस का जो है वो लेना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो अलग बात है, ठीक है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल इस पर काफी काम चल रहा है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है, उसे बोलते हैं बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन इसे कहा जाता है, बायो रिमीडिएशन, बायो रिमीडिएशन कहा जाता है। बायो रिमीडिएशन ये भी एक टॉपिक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बायो रिमीडिएशन से मतलब क्या होता है, ठीक है, बायो रिमीडिएशन क्या होता है बच्चों, तो मान लीजिए कि कोई भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम अपने पर्यावरण के प्रदूषण को, पर्यावरण के प्रदूषण को, प्रदूषण को कम करें, प्रदूषण को कम करें या समाप्त कर दें, कम करें या समाप्त कर दें, तो इसे कहा जाता है बायो रिमीडिएशन। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बायो रिमीडिएशन, ठीक है, बायो रिमीडिएशन। तो जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग क्या करें, प्रयोग करके हम लोग पर्यावरण के प्रदूषण को कम करें
या समाप्त कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रिमीडिएशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, बायो रिमीडिएशन कहा जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण हम दे दें तो उदाहरण के तौर पर, ठीक है, अब कभी कभी समुद्र में कोई भी समुद्र है, ठीक है, और उस समुद्र में बच्चों कभी कभी जहाज वगैरह आती रहती हैं जिनके अंदर ऑयल भरा होता है, मतलब ऑयल टैंकर्स लदे होते हैं, यानी कि जो जिसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल, पेट्रोल से भरी हुई जहाज पेट्रोल लेकर एक देश से दूसरे देश आ रही है, ठीक है। तो मान लो पेट्रोल से भरी पेट्रोल लेकर, पेट्रोल के टैंकर्स को लेकर एक देश से दूसरे देश जो है वो पेट्रोल जो है वो भेजा जा रहा है। एक बारगी ये जहाज डूब जाती है। अगर जहाज डूब जाती है तो पूरे के पूरे जो कह सकते हैं समुद्र में ये जो तेल होता है ये बिखर जाता है, ठीक है। और जब ये तेल यानी पेट्रोल बिखर जाता है तो ये पूरा का पूरा प्रदूषण प्रदूषण हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ये तेल जो है पूरे समुद्र में अगर फैल गया तो वहां के जीव जंतु मरने लगेंगे, वहां के जो जीव जंतु हैं, जो वहां की मछलियां वगैरह हैं, वो सब जो है मरने लगेंगी। तो जब इस ये ऐसा प्रदूषण देखा गया तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कुछ बैक्टीरिया तैयार किए गए, कुछ बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया गया, जिस बैक्टीरिया का नाम था ऑयल जैपर बैक्टीरिया, ऑयल जैपर, ठीक है, जीवाणु। तो ऑयल जैपर जीवाणुओं की मदद से क्या किया गया बच्चों, इन ऑयल जैपर जीवाणुओं को छोड़ दिया गया वहां पर जहां पर ये समुद्र में पेट्रोल जो है फैला हुआ था, वहां के जीव जंतु मर रहे थे। और ऑयल जैपर जीवाणुओं ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो तेल बिखरा हुआ था समुद्र में, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण हो चुका था, वहां के जीव जंतु मर रहे थे, तो ऑयल जैपर जीवाणु ने वहां के सारे पेट्रोल को साफ कर दिया। वहां पे पानी में फैले हुए, समुद्र में फैले हुए पेट्रोल को क्या कर दिया, पूरी तरह से वहां के पर्यावरण से साफ कर दिया, वहां के समुद्र से साफ कर दिया। तो ये जो ऑयल जैपर बैक्टीरिया या जीवाणु बनाया गया था, ठीक है, ये जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बनाया गया था, जैव बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको क्रिएट किया गया था, मतलब मॉडिफाई किया गया था इसको, ठीक है। और ऑयल जैपर जीवाणु ने पेट्रोल को साफ करके वहां का पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो क्या कर दिया, प्रदूषण को वहां पर खत्म कर दिया, प्रदूषण को समाप्त कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, समाप्त हो गया। इस प्रोसेस को, यानी ये एक उदाहरण है किसका, बायो रिमीडिएशन का। तो बायो रिमीडिएशन मैंने क्या बताया, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है, हम पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करें या समाप्त कर दें, यानी किसी बैक्टीरिया को ऐसा हम बना दें, किसी पौधे को ऐसा हम मॉडिफाई कर दें जो पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त कर सके। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है वो बायो रिमीडिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, बायो रिमीडिएशन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे एक और वो एक और है, एक होती है घास, उसे बोलते हैं वेटिवर घास, वेटिवर घास कहा जाता है। तो एक विशेष प्रकार की घास होती है, तो ये एक तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया वेटिवर घास को। और ये वेटिवर जो घास होती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक विशेष घास होती है, उसका नाम होता है वेटिवर घास। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर हैवी मेटल है, जो मतलब हमारे पानी में अगर मान लो हैवी मेटल हैं, या जमीन में कोई हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो कैडमियम है, इसके अलावा जो है अगर आप बात करें तो एक होता है आपका, जिसको अगर हमारे शरीर में अगर वो पहुंच जाए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मरकरी है। तो इस तरीके के जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको ये भूमि से, ठीक है, भूमि से या जल से, भूमि या जल से ये क्या करता है, जो भारी तत्व होते हैं, भारी तत्व होते हैं उनको हटा देता है, भूमि जल से भारी तत्व को खत्म कर देता है, या उसको कम कर देता है, को समाप्त कर देता है, ठीक है, समाप्त करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रास है, ये जो वेटिवर ग्रास है, ये एक तरीके का क्या कर रही है, भूमि जल से भारी तत्वों को समाप्त कर देती है, जिससे क्या होता है कि अगर आप उस भूमि में कोई खेती करते हैं या उस भूमि से जो जल प्राप्त करते हैं, वो आपके शरीर में, वो भारी तत्व आपके शरीर में नहीं घुसते हैं, क्योंकि भारी तत्व जब शरीर में घुस जाते हैं तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो जब हमने अपने भूमि से, अपने जल से पानी के जो पीने वाला पानी है उससे भारी तत्वों को हटा दिया तो उससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो उसके लिए एक तरीके से भूमि और जल में ये जो भारी तत्व थे ये पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रहे थे, उसको वेटिवर घास ने खत्म कर दिया। और ये वेटिवर घास जो है मॉडिफाई की गई किसकी मदद से? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो इस तरीके से बच्चों ये भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? बायो रिमीडिएशन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि बायो रिमीडिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए करें तो इसे बायो रिमीडिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण दो मैंने दे दिया। ऑयल जैपर जीवाणु जो कि पेट्रोल के प्रदूषण को खत्म कर देता है, अगर कहीं पर पेट्रोल वगैरह फैल गया है तो वहां के प्रदूषण को समाप्त कर देता है। और वेटिवर घास जो है वो भूमि में या जल में मौजूद भारी तत्वों को समाप्त कर देती है या कम कर देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल आदित्य सिंह, इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये दो एग्जाम्पल याद रखिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। बाकी जो है ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अभी के लिए इसे याद रखिए। जैसे हाँ, इसके अलावा अगर आप बायो रिमीडिएशन की बात करें तो आपके जैसे सड़े गले मतलब कहीं पर भी अगर मान लीजिए कि अ, आपके जानवरों का वेस्ट होता है, आपके जानवरों का जो कह सकते हैं कि अ, ये निकलती है, उनका जो गोबर वगैरह होता है, तो गोबर वगैरह को एक जगह पर जब इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उस गोबर पर हम एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं जिसे मेथनोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये जो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं, तो ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करते हैं? गोबर है, आपके घरों का निकला हुआ वेस्ट है, ठीक है, यानी कि जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ है, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं या गोबर होता है, तो इस पर मेथनोजेनिक बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको सड़ाकर गलाकर और इससे मीथेन मीथेन जो है वो उत्पादित करते हैं। अब ये जो मीथेन जो उत्पादित करते हैं, इससे मीथेन उत्पादित करते हैं और फाइनली यही जो मीथेन गैस होती है इसी का फिर प्रयोग किया जाता है एज अ गोबर गैस की तरह से। जैसे हम लोग गोबर गैस प्लांट, जिससे हम लोग चूल्हा जलाते हैं, बिजली बनाते हैं। तो ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया बायो रिमीडिएशन का। तो मेथेनोजेनिक जीवाणु द्वारा गोबर या अपशिष्ट पदार्थों को सड़ाकर मीथेन का उत्पादन करना, ठीक है, तो ये भी बायो रिमीडिएशन का एग्जाम्पल हो सकता है। हो गया बच्चों? नोट कर लिया सबने?
हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं। तो बच्चों ये एक तकनीक है जिसकी मदद से आजकल हम अपराधियों को पकड़ते हैं, और अपराधियों को पकड़ते हैं जो अपराध करके भाग जाते हैं, या फिर खोए हुए व्यक्तियों के बारे की पहचान की जाती है। कहीं पर भी, जैसे अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो वहां पर बहुत सारे लोगों की लाश जो है बड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा भयंकर उसमें वो हो गई थी, तो उनकी पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर डीएनए टेस्ट, इसके अलावा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अनुसंधान में, जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर इन बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब दीपिका त्यागी, एग्जैक्टली मैंने एक ओरिएंटेशन क्लास ली थी आपकी, पहली क्लास थी, उसमें मैंने सारी के सारे GS1, GS कैसे यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी कैसे होता है, यूपीएससी में क्या सिलेबस है, ऑप्शनल कौन से ले सकते हैं, ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल किस तरह से होता है, GS1 का सिलेबस क्या है, GS2, GS3, GS4 का सिलेबस क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल में कम से कम 1-1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का वो पूरा का पूरा मेरा ओरिएंटेशन क्लास है इसी बैच में। ठीक है, पहली क्लास जो थी, जो मैंने पिछले मंडे को ली थी, तो वो आप देख लीजिएगा, शायद आपने देखा नहीं, उसमें सब कुछ दिया है, कोई ऐसी टॉपिक ही नहीं मैंने छोड़ा है जो कि नहीं है। तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है वो ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है। चलिए, तो मैंने डीएनए टेस्ट की बात करी बच्चों, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग, ये तीनों एक ही के नाम है। मतलब कभी भी आपको अगर कोई पूछे डीएनए टेस्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा डीएनए टेस्ट भी वही कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही कहलाती है। अगर डीएनए प्रोफाइलिंग की बात की जाए तो ये भी जो है, प्रोफाइलिंग भी अगर कहा जाता है तो वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ही बात हो रही है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या डीएनए टेस्ट हो या डीएनए प्रोफाइलिंग हो, सेम बात है। इसमें हम डीएनए को लेकर बच्चों क्या करते हैं, अपराधों की गुत्थियों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम किसी मरे हुए व्यक्ति की पहचान करते हैं, या फिर हम किसी भी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधानों को करते हैं। तो ऐसे मसले होते हैं जहां पर बाहर से लोग हमारे देश में आ गए हैं, तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी हम लोग इस डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग का यूज करते हैं। अब ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट होता है, ये किया कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कभी भी इसकी समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को याद होगा, ध्यान से समझिएगा और एक बार में समझिएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, पहले सब ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि हम लोगों का जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए 99.99% जो होता है वो सेम होता है। यानी कि 99.99% क्या होता है, ये समान होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होते। यानी मेरा और तुम्हारा डीएनए 99.99% जो है वो क्या है, सेम है। तो इसमें अगर मैं तुम्हारा डीएनए देखूंगा, अपना डीएनए देखूंगा, तो सेम ही नजर आएगा, कोई बदलाव तो नजर नहीं आएगा। लेकिन 0.01% डीएनए ऐसा होता है हम लोगों का जो असमान होता है, यानी कि इसमें समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो अलग होता है। तो हमारे डीएनए के कुछ भाग होते हैं, ठीक है, कुछ भाग होते हैं, तो उनमें असमानता पाई जाती है, और उसे हम लोग माइक्रो सैटेलाइट, उस जगह को क्या बोलते हैं, हमारे डीएनए का वो पार्ट या वो भाग जो कि हम लोगों में असमान होता है, उसे हम लोग माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये माइक्रो सैटेलाइट क्या है, कभी भी आपसे ऐसा स्पेस में अगर माइक्रो सैटेलाइट कभी पूछा जाए तो कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा सैटेलाइट को मतलब कि अंतरिक्ष की बात हो रही है। माइक्रो सैटेलाइट हमारे डीएनए का वो भाग होता है जो हम लोगों में एक दूसरे से अलग होता है। हमारे में उसका एटीजीसी का सीक्वेंस जो है वो ऐसे है, एटीजीसी 80 है, तो तुम्हारे में हो सकता है जीसी जीसी
80 हो, जो हम लोग नाइट्रोजनी क्षार समूहों का देखते थे, वो सीक्वेंस देखते थे। किसी के अंदर हो सकता है 80 80 80 हो, ठीक है। तो ये जो ATGC का सीक्वेंस होता है ये हम सब में अलग होता है। कहां अलग होता है? डीएनए के एक विशेष भाग पर जो 0.01% होता है, और उस विशेष भाग को हम लोग माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसैटेलाइट। तो हम लोगों का 99.99% तो समान है, लेकिन 0.01% असमान है। हमारा जो ATGC का सीक्वेंस है वो तुम्हारे ATGC के सीक्वेंस से बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग है। और उस पोर्शन को हम, डीएनए के उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पर, मान लीजिए कोई अपराध हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई ऐसी जगह हुई जहां पर अपराध हुआ। तो अगर अपराध होता है तो चाहे कितना भी जो हमारा अपराधी है वो अगर कितना भी चालाक बन ले, कितना भी चालाक बन ले, लेकिन वहां पर कोई ना कोई अपने शरीर के सबूत जरूर छोड़ देता है। अब शरीर के सबूत का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि वो वहां पर उसका खून लग गया हो, ठीक है, खून मिल जाए, या उसका जो है मान लीजिए उसके त्वचा की कोशिकाएं वहां मिल जाएं, ठीक है, या फिर वहां पर हो सकता है बाल छूटा हुआ उसका मिल जाए, ठीक है, या फिर वहां पर उसका व्रीय जो होता है, सीमन जिसे बोलते हैं, वो वहां पर मिल जाए। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो कि बायोलॉजिकल उसके शरीर का भाग होती हैं, वो क्राइम सीन पर जहां पर अपराध होता है वहां पर जरूर छोड़ देता है। तो वैज्ञानिक, तो जो डीएनए एक्सपर्ट होते हैं वो जाते हैं और डीएनए जाकर, डीएनए जो एक्सपर्ट होते हैं वो बाकायदा वहां जांच करते हैं, उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो ये खून है, त्वचा है, बाल है, व्रीहि है, या कुछ ऐसा मिल जाए हमें जो कि वहां पे अपराधी के शरीर का भाग हो। तो वैज्ञानिक, अगर वहां पे जो डॉक्टर होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं उनको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उनके उनसे डीएनए अलग करते हैं, और डीएनए से वो भाग अलग करते हैं जो कि हम लोगों में अलग होता है, माइक्रोसैटेलाइट जिसे बोलते हैं। तो डीएनए का वो भाग जो माइक्रोसैटेलाइट कहलाता है, माइक्रोसैटेलाइट होता है, उसको अलग कर लेते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको माइक्रोसैटेलाइट को अलग करके उसके डीएनए के सीक्वेंस को देखते हैं। तो डीएनए के जब सीक्वेंस को देखा जाता है तो मान लीजिए क्राइम सीन पर जो हमें मिला था उसका सीक्वेंस 80 80 जीसी जीसी और 80 है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस वहां पर मिला। तो माइक्रो सैटेलाइट के में को जब हमने ध्यान से देखा तो उसमें 80 जीसी का जो सीक्वेंस था वो 80 80 जीसी जीसी 80 मिला, ठीक है, ये हो गया। अब उसी जगह पर हमें कुछ लोगों पर शक है, यानी सस्पेक्ट है, यानी कि जिन पर हमें संदेह है। तो जो संदेह वाले व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति है, उस पर हमें संदेह है, ठीक है, उसे संदेह है कि ये कर सकता है। दूसरा एक व्यक्ति भी है जिस पर संदेह है कि ये अपराध वही कर सकता है। तो हम उसके कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश से हम उस सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 के शरीर से कुछ कोशिकाएं लेते हैं, जैसे उसके बाल ले लिए, उसका खून ले लिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा ले लिया, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पूरा शरीर ले लिया, थोड़ा सा खून ले लिया, थोड़े से बाल ले लिए, थोड़ी सी त्वचा की कोशिकाएं ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या करते हैं, डीएनए अलग करते हैं कोशिकाओं से और उसके माइक्रोसैटेलाइट वाले भाग को सेपरेट करते हैं, और फिर उनके सीक्वेंस को देखते हैं। अगर मान लीजिए ये सस्पेक्ट 1 है, ये सस्पेक्ट 1 है, यानी जिस पर हमें संदेह हुआ है वो 1 है, ठीक है, पहला आदमी। तो इसका जब एटीजीसी का सीक्वेंस देखते हैं तो ये देखते हैं 80 जीसी जीसी, फिर 80, फिर 80, फिर आपका 80 हो गया। अब हम मिलान करते हैं कि सीक्वेंस मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्राइम सीन पर जहां पर अपराध हुआ था वहां पर जो हमें खून, त्वचा, बाल भी मिले थे, उसके जो डीएनए हमने अलग किए थे माइक्रोसैटेलाइट से, तो उसमें जो एटीजीसी का सीक्वेंस है और जो सस्पेक्ट 1 का एटीजीसी सीक्वेंस है जिस पर हमें संदेह है, क्या वो सेम है? तो देखा तो यहां पर था 80 80 जीसी जीसी 80, यहां पर था है 80 जीसी जीसी 80 80 80। तो इसका मतलब कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जिस पर हमें संदेह था, ऐसा संदेह गलत था, ये अपराधी नहीं है। फिर हम दूसरे अपराधी के ही शरीर के कुछ भाग लेते हैं, मतलब भाग नहीं, सॉरी, मतलब कुछ कोशिकाएं लेते हैं, बाल की, त्वचा की, खून की। फिर इसका हम वही माइक्रोसैटेलाइट वाला सेक्शन अलग करते हैं और फिर उसमें डीएनए के सीक्वेंस देखते हैं। तो इसका डीएनए का सीक्वेंस 80 80 जीसी जीसी और 80 था। अब हमने जब इससे मिलान किया, जहां पर हमें मिला था सबूत के तौर पर जो डीएनए था, वो मिलान करते हैं तो इसका और इसका जो डीएनए है वो पूरी तरह से मैच कर जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जिस पर हमें संदेह था, ये वहां पर आपराधिक, जहां पर अपराध हुआ था वहां पर ये मौजूद था, क्योंकि वहां पर जो हमें कोशिकाएं मिली उनका जो डीएनए का सीक्वेंस है इसके डीएनए के सीक्वेंस से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि अपराधी ये दूसरा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। ठीक है, तो ये अपराधी दूसरा व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, और फाइनली इस केस की गुत्थी हमने सॉल्व कर दी। इस तरीके से हमने जो है वो एफबीआई बनकर इस अपराध की गुत्थी सॉल्व कर दी, और फाइनली उस इंसान को हमने फिर पकड़ लिया जो कि इस तरीके का अपराध किया था। तो बच्चों, अब आपको होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस तरीके से हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं, और डीएनए टेस्ट करके कैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है, अपराधों की जो गुत्थियां होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो होप बच्चों बिल्कुल इस पूरे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, बात क्या है, खून, त्वचा, बाल भी इस सबूत के रस से लिए जाते हैं, उनसे डीएनए निकाला जाता है उनकी कोशिकाओं से, फिर उनके माइक्रो सैटेलाइट वाले पार्ट को सेपरेट करके उनके डीएनए को के जो सीक्वेंस होते हैं उनको मैच कराया जाता है। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हाँ, उनकी लगभग निश्चित लोकेशन होता है वो। हाँ, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई? जल्दी बताइए। बताइए बच्चों, मजा आया ये जानकर? जल्दी बताइए, आप लोगों में जोश कम होता जा रहा है, यूपीएससी का जोश बना नहीं रहेगा, अभी बहुत आगे जाना है, हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, तो अभी ये उसमें मत आइए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी मेहनत करनी बाकी है। नहीं भैया, मैं सीआईडी नहीं देखता हूं। बहुत बढ़िया। नहीं, माइक्रो सैटेलाइट सेम नहीं होता है, लेकिन काफी कुछ सीक्वेंस पूजा दुबे मिलता है। हो गया? तो इसको लिख लीजिए बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे किसी व्यक्ति के डीएनए नमूने की पहचान और तुलना की जाती है। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुछ फायदे ये हैं: आपराधिक मामलों में बलात्कारी की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, अपराध स्थल से मिले डीएनए नमूने की तुलना संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए नमूने से की जाती है। मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान का पता चलता है। यह तकनीक विभिन्न तरह के अपराधों में अपराधी की पहचान करने में सहायक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो वही पहला ही पॉइंट हो गया, तो उसको दोबारा रिपीट करने के लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये रख लीजिएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ी कुछ और खास बातें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रक्त, बाल, लार, व्री, दूसरे कोशिका स्रोतों के जरिए उसके डीएनए की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में माइक्रो सैटेलाइट नाम के विशिष्ट डीएनए क्रम का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। डीएनए बारकोडिंग के जरिए किसी प्रजाति, ये बात बाद में लिखिएगा, यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और उसको फिर उतार लीजिए। बहुत सारे चैप्टर हैं नेहा। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़नी है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़नी है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आईटी देखना है, कंप्यूटर देखना है, आपके जो है वो एआई देखना है, इसके अलावा जो है रोबोटिक्स देखनी है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो जो सीक्वेंस होता है एटीजीसी का, जो पूजा दुबे सीक्वेंस होता है, वो हमारे तुम्हारे में काफी डिफरेंस होगा, लेकिन हमारे पिता और हमारी माता में हमारा उनका सेम तो नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता होगा।
तो वो मिलते जुलते जो सीक्वेंसेस होते हैं उनसे पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली ये माता पिता है। जो डीएनए मिलता है वो बहुत सालों के लिए वैलिड होता है अगर उसको सही से प्रिजर्व किया जाए। मनीष कुमार, समीक्षा समय माइक्रो सैटेलाइट मैंने अभी समझाया कि डीएनए के वो छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वो छोटे भाग होते हैं जो हम सब में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वो छोटे छोटे भाग होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जिनमें एटीजीसी का सीक्वेंस हमारा और आपका मेल नहीं खाता होगा, ठीक है, वरना 99.99% तो सेम ही होता है। तो उसे ही माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, वो छोटे भाग जो हम लोगों में डिफरेंट होते हैं। हाँ, हो सकता है काजल कुमारी, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जो ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, जुड़वा बच्चे जो कि बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं, उनमें डीएनए सेम होता है, 100% डीएनए सेम होता है। स्लाइसिंग में क्या होता है अपने कुमार भाई कि छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। स्लाइसिंग अलग चीज है, ये अलग चीज है। हो गया बच्चों? हो गया। जुड़वा बच्चों में मैंने बताया ना, जुड़वा बच्चों में समान होते हैं। वो जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, उनमें बिल्कुल डीएनए समान होते हैं। जब मैं दूसरे को सवाल का जवाब दे रहा होता हूं तो पूजा दुबे, क्या आप सोचती हैं कि वो तो उसके लिए है, हमारे लिए थोड़ी ना, हम अलग से पूछेंगे? कहोगी कि सर बहुत अजीब व गरीब बात करते हैं, बहुत घमंडी हैं। आज वह नहीं आई क्या घमंडी कहने वाली?
दूसरे के समर्थन में उतर गई थी वो। तो एग्जैक्टली मैं यही बात अभी 2 मिनट पहले समझाया कि एग्जैक्टली जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें 100% डीएनए समान होता है। हर हर महादेव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अलग से ईशा तुम्हारी क्लास ली जाएगी, ठीक है, क्रोमोसोम पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्रोमोसोम अलग से तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि और सबको नॉर्मल तो सबको पढ़ा ही चुके हैं। आप लोग शायद आपने लेट में ज्वाइन किया, हम लोग क्रोमोसोम गुणसूत्र ये सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो पुरानी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उनमें चले जाइएगा, वहां पे खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नरगिस सर, जो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं लेकिन जुड़वा होते हैं, उनका उनका डीएनए सेम नहीं होता है। जुड़वा होते हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, उनमें डीएनए सेम नहीं होता है। ठीक है, स्लाइसिंग में किया जाता है, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए, टुकड़े करने की प्रक्रिया जो है स्लाइसिंग कहलाती है। माइक्रोसैटेलाइट वो पार्ट होता है जिसे कहते हैं। मनीष कुमार, ये पॉलिटिकल मसला है बेटा, तो पॉलिटिकल कमेंट ना किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो है वो सब आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें कर ली, तो यहाँ पर इसको भी आप उतार लीजिए कि क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने ये पूरा बताया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए, फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ, फिंगरप्रिंट पूजा दुबे डिफरेंट होता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम होती है, जो समान जुड़वा होते हैं। क्योंकि फिंगरप्रिंट आपके डीएनए से नहीं बनता। फिंगरप्रिंट जो है वो जब आप अपनी माँ के यूट्रस में होते हो तो यूट्रस की वॉल से टकरा टकरा के बनता है। हो गया है बच्चों ये? जिनको नहीं हुआ है जल्दी से कर लीजिए। अब शक ना हो तो फिर अलग बात है प्रीति झा, तब तो कोई बात ही नहीं है। अब शक कैसे नहीं होगा भाई, कोई अपराध होता है तो शक तो होता ही है ना। नोट हो गया? चलो, अब बच्चों एक और चीज बता देता हूं कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए एक इंसान है और दूसरा इंसान है, तो उनके दोनों के डीएनए को अगर मैं तुलना करता हूं, इन दोनों के डीएनए को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं तुलना करता हूं और तुलना करके कोई चीज समझने की कोशिश करता हूं, इनके बीच में समानता, इसके बीच में असमानता, इन सब की समझने का प्रयास करता हूं, इनमें समानता और असमानता को समझने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो ये बोला जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो इसे डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या प्रोफाइलिंग जो अभी हम लोग समझ रहे थे उसे कहते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई दूसरा जीव है, ठीक है, दूसरा जीव है, और इस जीव को अगर इसके डीएनए को अगर लिया जाए और इसको हम दूसरे, मतलब एक जीव की जो प्रजाति है उससे दूसरे जीव की प्रजाति के डीएनए को अगर हम मैच करते हैं,
डीएनए को हम मैच करते हैं, डीएनए को हम में देखते हैं कि क्या समानता है क्या असमानता है, यानी इनके बीच में समानताओं या असमानताओं को हम समझते हैं, तो फिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट नहीं कहलाता, तब इसे बोलते हैं डीएनए बार कोडिंग। इसे क्या कहा जाता है? डीएनए बार कोडिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझा दिया। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि डीएनए बार कोडिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर दो समान प्रजाति के, अगर ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर समान प्रजाति के जीवों में, अगर दो समान प्रजाति के जीवों में डीएनए को मैच कराएं, उनमें समानता या असमानता को देखें, तो इसे डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हम दूसरे असमान प्रजातियों की, ठीक है, असमान प्रजाति के जो डीएनए होते हैं, अलग अलग जानवरों के डीएनए, अलग अलग पक्षियों के डीएनए, मनुष्य और मान लो सुअर है उसके डीएनए आपस में मैच कराकर उनमें, उनके बीच में समानता असमानता को देखें, तो ये कहलाते हैं डीएनए बार कोडिंग। ठीक है, तो इसमें कभी कभी पौधों पौधों के बीच में डीएनए की समानता समानता देखी जाती है, कभी जानवरों के बीच में समानता समानता देखी जाती है, कभी पक्षियों के बीच में समानता समानता देखी जाती है। तो ये सब जो काम किया जाता है डीएनए की मदद से, जब हम पौधों, जानवरों, पक्षियों में डीएनए मैच करके उनकी समानता समानता को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसे डीएनए बार कोडिंग कहते हैं। यहां पर क्या होता है? डीएनए टेस्ट या डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाता है। तो होप कि डीएनए बार कोडिंग क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए बार कोडिंग में भी डीएनए को ही मैच कराया जाता है, वही प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर समान प्रजाति के जीवों में हो रहा है तो डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाएंगे, और अगर उसी जगह पर असमान प्रजातियों के बीच में हो रहा है तो इसे डीएनए बार कोडिंग कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए। बिल्कुल बात क्लियर। बहुत बढ़िया, तो इसे नोट कर लीजिए। नहीं, आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन जो रिसर्च अनुसंधानों के लिए अभिनव कुमार पांडे इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल उमा शर्मा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये विज्ञान और तकनीक है, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हर एक इंसान का यही मामला होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने वाकई में सीरियसली कर ली, तो आप दुनिया में बिल्कुल अलग और डिफरेंट टाइप के इंसान बन जाते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा ज्ञान, बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आम जनों के से बहुत अलग होती हैं। मतलब आप ऐसी सी बातें पता चल जाती हैं जो कि आम जनों से बिल्कुल आपको अलग करके रख देती हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी की तैयारी की खूबसूरती है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया डीएनए बार कोडिंग क्या होता है? तो यहां पर इसको लिखा भी था मैंने, डीएनए बार कोडिंग किसी प्रजाति की पहचान की जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अब बच्चों एक और चीज बता देता हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
हम लोग डीएनए का टेस्ट करके डीएनए का टेस्ट करके हम क्या करते हैं कि किसी बीमारी का पता लगाते हैं या किसी विशेष गुण का पता करते हैं। ठीक है, डीएनए का टेस्ट करके, यानी डीएनए के बारे में, डीएनए को हम देखकर, उसके गुणसूत्र को देखकर, ठीक है, डीएनए या गुणसूत्र, कभी कभी क्या किया जाता है, डीएनए या गुणसूत्र की जांच करके, ठीक है, जांच करके हम बीमारियों का, ठीक है, करके बीमारियों का पता करते हैं। ठीक है, बीमारियों या विशेष गुणों का पता करते हैं, बीमारियों, खास करके आनुवांशिक बीमारियों, आनुवांशिक बीमारियों अथवा आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक गुणों का हम पता करते हैं, गुणों का पता करते हैं। तो इसे कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है आपका, इसे नाम दिया जाता है आपका जेनेटिक मार्कर टेस्ट या जेनेटिक मार्कर टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो जेनेटिक मार्कर टेस्ट, जेनेटिक मार्कर टेस्ट या परीक्षण, जेनेटिक मार्कर परीक्षण क्या होता है? जब हम लोग, फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, जेनेटिक मार्कर परीक्षण क्या होता है या जेनेटिक मार्कर टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें हम किसी विशेष किसी इंसान के डीएनए या गुणसूत्र की जांच करके हम आनुवांशिक बीमारियों का या आनुवांशिक गुणों का पता करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक मार्कर परीक्षण कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो हैं वो आनुवांशिक रोगों का, इसके इवन की बहुत सारे गुणों का, इवन की कैंसर वगैरह का भी पता करने के लिए आजकल हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आनुवांशिक बीमारी हो या आनुवांशिक गुण हो, उनको पता करने के लिए हम लोग डीएनए गुणसूत्र की जांच करें, डीएनए की जांच करें या गुणसूत्र की जांच करें बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहा जाता है? जेनेटिक मार्कर परीक्षण। अभी ये काफी पॉपुलर हो गया, काफी पॉपुलर हुआ, काफी इस पर चर्चा होने लगी। वो इसलिए होने लगी बच्चों क्योंकि अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था गर्भिणी प्रोग्राम। गर्भिणी प्रोग्राम नाम था। इसे भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया। इसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि बच्चे जब मतलब एक तरीके से माँ जब गर्भ धारण करती है, तो बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा कि उनको 9 महीने अपने गर्भ में बिताने होते हैं, लेकिन उनका जन्म 7वें महीने में ही हो जाता है, 8वें महीने में ही हो जाता है, यानी समय से पहले हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मेच्योर बेबी। मतलब 9 महीने, हमारा जो गर्भकाल होता है वो कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। तो नॉर्मल बच्चे तो 9 महीने अपने माँ के गर्भ में बिताते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो 7 ही महीने में डिलीवर हो जाते हैं, 8 ही महीने में डिलीवर हो जाते हैं, या 9 महीने, मतलब 9 महीने से पहले डिलीवर हो जाते हैं। तो इसे प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका फेफड़ा वगैरह वेल डेवलप नहीं रहता है, पूरी तरह से विकसित नहीं रहता, उनके शरीर में सही से खून नहीं बन रहा होता है। तो ऐसे बच्चे जो है, बड़ी समस्या उनके साथ होती है, उनको फिर आईसीयू में रखना पड़ता है, कई कई महीने आईसीयू में रखना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। तो वैज्ञानिकों ने अभी एक प्रोग्राम, भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था गर्भिणी प्रोग्राम। उसके तहत एक ऐसा जेनेटिक मार्कर टेस्ट डेवलप किया गया है, एक ऐसा डीएनए टेस्ट डेवलप किया गया है कि जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होगा, बच्चा जब अपने माँ के गर्भ की शुरुआती अवस्था में होगा, तो हम डीएनए टेस्ट उसका कर लेंगे और उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि एग्जैक्टली ये बच्चा क्या प्रीमेच्योर तो नहीं होगा, क्या ये अपना बच्चा पूरा समय काल पूरा करेगा कि नहीं करेगा, 9 महीने ये अपने वक्त बिताएगा कि नहीं बिताएगा। तो जब अगर हमें पहले से ही पता हो जाए कि ये बच्चा 9 महीने नहीं बिता पाएगा और ये जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी प्रीमेच्योर ही जन्म लेगा,
तो ऐसी कंडीशन में जो है हम पहले ही उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, उसको हम जो है वो बच्चे को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि आगे ना माँ बाप को समस्या हो ना बच्चे को समस्या हो। तो ये चीज की जाती है, ये एक डेवलप किया गया है अभी गर्भिणी प्रोग्राम के तहत में ऐसा किया गया है। स्क्रीन शायद बंद हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, स्क्रीन बंद हो गई है, कोई बात नहीं। तो जेनेटिक मार्कर परीक्षण आपको समझ में आया कि जेनेटिक मार्कर परीक्षण क्या होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जेनेटिक मार्कर परीक्षण वह टेस्ट होते हैं जिसमें हम डीएनए या गुणसूत्रों का पता करके हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए या गुणसूत्रों का पता करके हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, सॉरी, डीएनए या गुणसूत्रों का पता करके हम आनुवांशिक रोगों का या फिर हम आनुवांशिक रोगों का आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि पीछे जो स्क्रीन चल रही है ये चल रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ये क्लास आपको पा रही है? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। रिफ्रेश करिए। हाँ, रिफ्रेश करिए, फिर से आवाज आ गई होगी। बच्चों आवाज आ रही है? क्लास दिख रही है अब आप लोगों को? जल्दी से एक बार यस कर दीजिए तो फिर मैं आगे की बात करूं। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आप लोगों के धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने धैर्य रखा। चलिए, तो मैंने क्या बताया बच्चों, फिर से स्टार्ट, मैं आपको एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। मैंने बताया कि जब डीएनए गुणसूत्र, ठीक है, जो डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी अगर हम जांच करके उनको उनको हम टेस्ट करके अगर विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियों या आनुवांशिक गुणों का पता करते हैं तो उसे जेनेटिक मार्कर परीक्षण या जेनेटिक मार्कर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक ऐसा जेनेटिक मार्कर टेस्ट डेवलप किया है, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था गर्भनी प्रोग्राम। तो ये गर्भनी प्रोग्राम के तहत एक ऐसा जेनेटिक मार्कर टेस्ट डेवलप किया है, ऐसा आनुवांशिक परीक्षण डेवलप किया है, जिसकी मदद से अगर हम कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसके अंदर पल रहे जो यूटरस के अंदर पल रहे जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसकी जांच करके, उसकी डीएनए की जांच करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो प्री मेच्योर बेबी को जन्म देगी या नॉर्मल बच्चे को जन्म देगी। अगर प्री मेच्योर बच्चे को जन्म दिया जाए तो उसे हम पहले ही रिमूव कर दें, जिससे कि उनके माता पिता को या उस बच्चे को कोई समस्या फ्यूचर में ना हो। तो ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग का ये इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव क्या था? गर्भनी प्रोग्राम। गर्भनी प्रोग्राम में हम क्या देख रहे हैं, हम एक ऐसा टेस्ट डेवलप कर चुके हैं जिससे कि हमें
गर्भावस्था के शुरुआती दौर में ही इस बात का पता चल जाएगा डीएनए टेस्ट या जेनेटिक मार्कर टेस्ट के जरिए कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होगा या अपना पूरा का पूरा समय काल पूरा अपने माँ के गर्भ में पूरा करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन ये करंट अफेयर्स में काफी था। बाकी जो है वो जेनेटिक मार्कर टेस्ट क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए ये बात क्लियर है। तो इसे इस तरह से नोट कर लीजिए कि डीएनए गुणसूत्र की जांच करके आनुवांशिक बीमारियों आनुवांशिक गुणों का पता करते हैं, इसे ही जेनेटिक मार्कर परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे जेनेटिक कारणों से होता है। ठीक है, तो उसी जेनेटिक कारणों का पता करके उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, नोट कर लिया। ये जेनेटिक मार्कर टेस्ट है, मैं यहां तक सिर्फ नोट करिएगा आप, यहां तक सिर्फ यहां तक नोट करिएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या अनुवांशिक मार्कर की पहचान की है जो समय से पहले बच्चों के जन्म यानी प्री मेच्योर बर्थ से संबंधित है। ये वैज्ञानिक गर्भिणी कार्यक्रम में काम कर रहे थे। गर्भिणी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित एक पहल है। इसका उद्देश्य बच्चों के समय से पहले जन्म लेने के जैविक और गैर जैविक जोखिमों को स्पष्ट करना है। इसको यहां तक जो है वो कर लीजिएगा, इसको आप जरूरत नहीं है आप। हो गया, इसे नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो बाद में जब आपको ये मिल जाएगा तब नोट कर लीजिएगा। नोट इसलिए करना जरूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नोट्स वगैरह नहीं इकट्ठा हो पाते, मतलब नहीं सर, मान लीजिए अभी जैसे अभी स्क्रीन खत्म हो गई थी, स्क्रीन जो है वो डेड हो गई थी, तो ऐसी कंडीशन में नोट्स वगैरह कभी कभी उड़ जाते हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप इसे कर लें। एसएनपी प्रोग्राम मतलब एक तरीके का वही, जैसे मैंने जेनेटिक मार्कर टेस्ट बताया है उसी को एक तरीके से पता करते हैं। एक टेक्निक होती है, उसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो उसके टेक्निकल में आपको इतना नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि डीएनए को टेस्ट करके हम इस बात का पता लगा लेते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे भी बात बताएं। आज बायोटेक्नोलॉजी हम लोग समाप्त कर दें जिससे कि आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी पर मैं लेकर जाऊं जो जबरदस्त है।
हो गया बच्चों? होता है प्राची, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, ये जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी बच्चों हम लोगों ने पढ़ी, ये बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी पढ़ी, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी अगर विकास होता है, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी ट्रायल होता है, कोई भी दवा बनाई जाती है, कोई भी खेत में जो है वो पौधे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं, कोई जीव उत्पन्न किए जाते हैं, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सब को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, अगर अनियंत्रित तरीके से किया जाएगा तब तो क्या होगा कि पता लगा कि हो सकता है कि ऐसे जो जीव हैं, बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम उनको कंट्रोल करने के लिए उनके टेस्ट को उनको टेस्ट किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है, ये पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। तो हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च को नियंत्रित करने के लिए, जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीव जंतुओं को नियंत्रित करने के लिए, उनसे बने हुए उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक एक कमेटी है जिसे जीईएसी बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये क्या करती है, भारत में जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिसर्च से जुड़े हुए रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उन पर नियंत्रण करती है। इसके बिना अप्रूवल के कोई भी काम भारत में नहीं हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित, ठीक है। तो पूरा सब कुछ, सारी चीजों का नियंत्रण इसके हाथों में रहता है। ये जब तक अप्रूव नहीं करेगी, कोई भी पौधा जो है वो खेतों में उगाया नहीं जा सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनको उगाया नहीं जा सकता, ना उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो ये नियंत्रित करती है। जीएसी जो है वो इसके लगभग 24 सदस्य होते हैं, 24 सदस्य होते हैं। हर महीने इसकी बैठक होती है। तो जितने भी प्रपोजल आते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान एजेंसियों से या फिर कहीं और से, जो भी वो आते हैं, आवेदन आते हैं, उनको महीने में इनकी 24 सदस्यीय टीम उसको जांचती है, परखती है, और अगर उसे लगता है कि वाकई में इससे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा तो उसके रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है। और अगर कोई ऐसा लगता है कि वो खतरनाक हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसे एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस समिति के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और इसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्य करती है, के अंतर्गत कार्य करती है। यह नियम 1989 के अनुसार या पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों को छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब हर तरीके का टेस्ट ट्रायल यही करती है। जीईएसी की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव करते हैं और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि करते हैं। वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा करने के लिए हर महीने इनकी बैठक होती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रिसर्च को कंट्रोल करती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझाना है आपको, कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। अरे पूजा दुबे, मैं आपसे क्यों गुस्सा हूंगा भाई? कौन सा आपने मेरी प्रॉपर्टी लेकर आप भाग गई हैं? आपके हर सवाल का जवाब भी दे रहा हूं और आपसे गुस्सा भी हूं। गुस्सा होता जवाब क्यों देता? आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं मैंने। तुम लोग जबरदस्ती मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हो कि गुस्सा हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो कि तुम लोग ऐसी बातें करते हो, ठीक है। हर चीज का मैं जवाब देता हूँ,
हर चीज का आंसर करता हूँ, तुम लोग ऐसी सी बातें कह के चले जाते हो तो मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी, कभी दूसरे के इमोशंस को भी सोचा करो। मैं मशीन नहीं हूँ, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है? कोई मैं एआई नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, मुझसे गुस्सा है क्या? अरे क्यों गुस्सा होंगे भाई आपसे? आपके हर सवाल का मैंने जवाब दिया है, सबसे ज्यादा आप ही के सवालों का जवाब दिया है। अपना इमोशन, दूसरे का इमोशन कुछ नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते हो तुम लोग। विप्रो, इन्फोसिस, ये नहीं बेटा, ये आईटी कंपनी है। नहीं भाई, आईटी कंपनी अलग होती है, बायोटेक्नोलॉजी अलग होती है। विनय कुमार पांडे, बायोटेक्नोलॉजी बायो से रिलेटेड होती है, उनका अपना शेयर होगा किसी उसमें, लेकिन वो आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इससे संबंधित है। हाँ, कुछ चीजों में विप्रो का या अदर कंपनीज का जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, बट एग्जैक्टली वो बेसिकली जो है आईटी कंपनीज हैं, मतलब इन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इसको डील करती हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या उसमें उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करते हैं ये सारी कंपनीज, लेकिन मेनली वो उसी में है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? हो गया? चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में भाई देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है एक वरदान है। आपने देखा, हर तरीके से देखा, ठीक है? और बायोटेक्नो आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एक वरदान है आपको, इसमें अब कोई शक नहीं होगा। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो प्रजनन के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो दवाइयां बनाने के क्षेत्र में देख लीजिए, ठीक है? हर क्षेत्र में, डीएनए टेस्टिंग के क्षेत्र में, तो हर जगह पर तो ये वरदान है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये वरदान कभी भी अभिशाप में बदल सकता है अगर एक छोटी सी गलती हो जाए। मतलब एक ऐसा जीव बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर बना दिया जाए जो कि हमारे पर्यावरण को या हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे, तो समझ लीजिए कि जितना अच्छाई है इसकी, वो सारी बुराई में बदल जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में जब बायोटेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था, तो बायोटेक्नोलॉजी पर जब शुरुआती दौर में ये सोचा गया कि पूरी दुनिया में एक से एक उपलब्धियां हो रही हैं, हासिल की जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन इसका मिसयूज ना हो पाए और कोई ऐसा गलत जीव जंतु ना पैदा हो जाए इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि हमारे पर्यावरण या हमारे स्वास्थ्य को या दुनिया के पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है, पहुंचा सके।
तो इसलिए पूरी दुनिया के देशों ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, एक समझौता किया जिसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी की मदद से अगर किसी भी जीव को उत्पन्न किया जाता है और हमें लगता है कि यह हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है, तो हम लोग मिलकर उसको पूरी दुनिया में बैन कर देंगे। इसे कहा गया जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी कहा गया। यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उत्पन्न जो जीव जंतु होते हैं उनसे हमारी जैव सुरक्षा हो सके, उससे हमारा प्रिवेंशन हो सके, उससे हमारा हम जो है हमें कोई खतरा ना हो। तो हम जैव सुरक्षा के लिए, ठीक है, जैव बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उत्पन्न जीव जंतुओं से जैव सुरक्षा के लिए इस प्रोटोकॉल, इस समझौते को उत्पन्न किया गया। दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों ने इसको माना और इस प्रोटोकॉल को डेवलप करके आज पूरी दुनिया में ये एक समझौता जारी है कि अगर कोई ऐसा जीव जंतु बनता है जो हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है तो हम लोग उसको पूरी दुनिया में मिलकर बैन कर देंगे और इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कभी आपसे पूछा जाए कि ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था, तो आप बताएंगे कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल था वो था जैव बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न जीव जंतुओं से जैव सुरक्षा के लिए। ठीक है, 29 जनवरी 2000 को इसको अपनाया गया, 11 सितंबर 2003 को इसे लागू कर दिया गया। अभी 171 देश जो हैं इसके पक्षकार हैं, मतलब कि उसको मानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करना है जो जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों को भी ध्यान में रखते हैं। इसे 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। वर्तमान में इस प्रोटोकॉल के 171 पक्ष हैं। इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंग्लिश वर्ड मानसी चौरसिया आप यूज करिए, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में यूज किया जाए करिए। ठीक है, जैसे प्रोफाइलिंग लिखनी है तो प्रोफाइलिंग ऐसे लिखा करो। ठीक है, आप उसको इंग्लिश जो कह सकते हैं स्पेलिंग्स में मत लिखना है। स्पेलिंग में लिखने से तुम्हें भी दिक्कत होगी कि कभी कभी स्पेलिंग गलती हो जाती है, तो आप प्रोफाइलिंग की स्पेलिंग गलत कर दिया तो फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और दूसरा जो है, आप ये इंग्लिश में मत लिखिए, आप उसको देवनागरी लिपि में लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को मा ई टा इस तरीके से लिखिए, तो वो आपको ये अलाउड नहीं बल्कि ये अप्रिशिएट किया जाता है, ये मतलब इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। अरे ना माने तो कुछ नहीं होगा अभिनव शर्मा, ना माने, लेकिन जो है वो मैक्सिमम लोग मानते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, ये सारी चीजें नोट कर ली। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने नोट कर ली होंगी होप, और इस तरीके से
हम लोग जो है ये पूरा कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसे हम लोग समझेंगे। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि सर जो है वो हम नोट्स कैसे, तो जो नोट्स आप लोग तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो मैं लिखवाता हूँ, जो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे बनाने के लिए, लिखने के लिए, वो सब तो आप लिख ही रहे हैं। आप कोई भी नोट्स के लिए एक ऐसा तरीका अपनाइए जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप एक पेज लीजिए, A4 पेज लीजिए। A4 पेज जानते ही आप, ठीक है, A4 पेज लीजिए। अब बायोटेक्नोलॉजी जैसे कंप्लीट हो गया है तो शुरू से आप पढ़ना शुरू कीजिए, और जो भी चीजें आपको नहीं याद रहती हैं या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है हम भूल जाएंगे, आप छोटा 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 जितना छोटा हो सकता है इस पेज में उतारने की कोशिश करिए। डेफिनेशन मत लिखने लगिएगा, कहानी मत लिखने लगिए, बस वो चीजें लिखिएगा जो आपको रिवीजन करते वक्त हो सकता है आप को याद ना आए, या आपको कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, मतलब बिल्कुल अपने शब्दों में, कोई आपके आप ही समझें उसको, कोई दूसरा ना समझ पाए। तो छोटा छोटा लिखिए, छोटा छोटा लिखिए, ऐसे उसको दो पार्ट में कर दीजिए। कुछ चीजें यहाँ पर लिख डालिए, ऐसे लिख डालिए, ऐसे लिख डालिए, खूब छोटा, जितनी चीजें जरूरी हैं सिर्फ वही चीज, वो भी अपने शॉर्ट, मतलब उसके वो बना लीजिए, कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा लिखिए, अलग अलग कलर्स में लिख लीजिए। मतलब कुल मिला के आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर इतना इस तरह से तैयार कीजिए कि आपका एक पेज से ऊपर ना जाने पाए, मतलब आगे का एक पेज हो जाओ, पीछे का एक पेज, उससे ज्यादा ना जाने पाए। उससे कम में भी बने तो उससे भी अच्छी बात है। तो वो पूरा आप तैयार करें। इससे क्या होगा कि एक बार खूब ध्यान से आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और सिर्फ ना भूलने वाली जो भूलने वाली चीजें हैं वही आपके इस नोट्स में तैयार होंगी। ये A4 साइज का पेज है, आपकी जेब में रखा रह सकता है, आपके बैग में रखा रह सकता है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं कहीं रखा रह सकता है, कभी भी आपको लगे खाली वक्त बैठे हैं उठा के आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। और यही तरीके से जब मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के एक एक पेजेस के आपके पास नोट्स होंगे, तो जब आप एग्जाम से पहले, जब आप बिल्कुल हाहाकार मची होती है, कुछ नहीं समझ में आता, कहां से पढ़ें, कहां से छोड़ें, कहां से रिवाइज करें, तो वहां पर यह आपको बहुत मदद करेगा। आपको जब देखेंगे आपकी समय बहुत कम बचा है और सिर्फ 10 पेज में पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज हो जाएगी मेरी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप जल्दी जल्दी उसके मल्टीपल टाइम उसको ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो मल्टीपल टाइम आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी रिवाइज करके पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों ये टेक्निक अगर आप लोग अपने, ये मैंने पर्सनली अपने जीवन में खुद अपनाई है और मुझे बहुत फायदा मिला है, और जिन बच्चों को आज तक मैंने बताई है उनको बहुत फायदा मिला है। तो आप बच्चों ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखिएगा, मजा ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मजा आ जाएगा। पहली बात तो इस तरीके के नोट्स बनाने में समय लगेगा, लेकिन एक बार बन गया ना तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके फिर बाद में आपको इतनी आसानी होगी कि एक पेज उठाया, लाओ यार आज बायोटेक रास्ते में जा रहे हैं, घंटे भर फालतू बैठे रहेंगे, लाओ एक बार रिवाइज कर ले, रिवाइज कर, ऑटो में चलते हुए रिवाइज कर लिया, ठीक है, घर में कहीं बैठे हुए रिवाइज कर लिया, रिश्तेदारी में गए रिवाइज कर लिया। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार करके देखिए, बहुत ही मजेदार और बहुत फायदेमंद होगा। बाकी अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए होप कि आप लोगों ने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं बच्चे, हर जगह मैंने जिंदगी में ये अपनाया है और बहुत सारे फायदे से मुझे मिले हैं। थैंक यू सो मच दिव्या पांडे, थैंक यू सो मच, एंड रश्मि, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।